दूसरा एक फिगर इट आउट हमने कंप्लीट कर लिया था, ये दूसरा फिगर इट आउट है जो कि पेज नंबर 44 से 45 में टोटल 14 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 24 डिवाइड बाई 4 की पावर 32। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 224 और डिवाइड बाई 4 की पावर 32 है, तो इसकी हमें यूनिट डिजिट की वैल्यू बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे हम देखें 2 की पावर 5 जैसे कर दें, तो 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, तो हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। सेम इसी तरह से इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद बताना है कि उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो इसके अलावा हमें हिंट भी यहाँ पे दिया है कि 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 224 और डिवाइड में 4 की पावर 32 है, तो जहां पे 4 लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड 4 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर हमने 2 लिख दिया, ऊपर 32 है तो हम यहाँ पे पावर 32 लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 224 है, डिवाइड जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 32 2 जा 64। अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड का साइन है, दोनों का यहाँ पे बेस देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, तो जब बेस सेम होता है, अब पावर अलग अलग होती है, बीच में डिवाइड होता है, तो पावर को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a की पावर m है और डिवाइड करना है a की पावर n को, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a की पावर m माइनस n, यानी पावर को माइनस कर देते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और पावर को दोनों माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 224 अब माइनस करेंगे 64 से, तो ये आ जाएगा 2 की पावर यहाँ पे 160, क्योंकि 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, ये 2 है और ये 6 है तो ये इससे लेगा 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 1 बचा था तो 1 लिख दिया, तो 2 की पावर यहाँ पे है 160। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 160 निकालें तो हम ये तो ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिखें 160 टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मल्टीप्लाई हमें ज़्यादा कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, पूरी वैल्यू नहीं बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लिया कि 256 अगर वैल्यू है किसी की, तो उसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आता है ये हमें बताना है। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 की पावर जो 1 होता है वो 2 आता है, तो इसके यूनिट डिजिट में 2 आया है। 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, फिर 2 की पावर अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तो ये होता है 8, 2 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पे होता है 16, फिर 2 की पावर 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 की पावर 6 करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 64, 2 की पावर अगर 7 करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 128, और 2 की पावर 8 निकालते हैं तो यहाँ पे होता है 128 है तो ये हो जाएगा 256। इसी तरह से हम या तो निकालते रहें तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, या तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगा करके यूनिट डिजिट बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, अब आगे हम देखेंगे तो यूनिट डिजिट 2 यहाँ पे आया है, अगर हम 2 की पावर 9 यहाँ पे निकालें तो ये हो जाएगा 512, तो इसमें एक यूनिट डिजिट 2 आया है। तो कितने डिजिट बाद रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप में आया, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ स्टेप में यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ स्टेप में रिपीट हुआ। जो यूनिट डिजिट है वो हर एक चौथे स्टेप में सेम रिपीट हो रहा है। 4 का भी इसी तरह से देखेंगे तो 4 का यूनिट डिजिट जो है तो 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप में ये भी रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 1 2 3 आगे जो होगा फोर्थ नंबर पे रिपीट होगा। तो जो यूनिट डिजिट है तो वो 4 स्टेप में रिपीट हो जाती है 2 की पावर में। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद फाइनल आंसर लिख देंगे कि हेयर द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स, यानी हर चौथे स्टेप के बाद पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। सो द यूनिट्स ऑफ
यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 160 इज द सेम एज ऑफ 2 की पावर 4 विच इज 6, क्योंकि 2 की पावर 4 में यहाँ पे देखेंगे तो 6 आ रहा है, 2 की पावर 8 में देखेंगे तब भी यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 160 है तो 2 की पावर 160 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 40, क्योंकि 40 4 जा होता है 160। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4, और इसमें जैसे दो पावर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 2 की पावर 4 जो है उसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इस तरह से उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसमें 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन, और हर एक दिन नया कंटेनर खरीदा जाता है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 40 डेज के बाद कितने बॉटल्स होंगे ये हमें बताना है। जैसे एक कंटेनर है और एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो कह रहा है रोज एक कंटेनर खरीदा जाता है। तो यहाँ पे 40 डेज में कितने कंटेनर होंगे, तो 40 कंटेनर्स होंगे, और हर एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। तो 40 डेज के बाद नंबर ऑफ बॉटल्स पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 45 जो यहाँ पे हो जाएगा 200, पर हमें स्टेटमेंट बना के लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, यानी एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे यानी हर एक दिन, अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन यानी हर एक दिन नया कंटेनर खरीदा जाता है। हाउ मेनी बॉटल्स, यहाँ पे बॉटल्स पूछा है, खरीद कंटेनर रहा है पर पूछ हमसे बॉटल्स रहा है कि वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 40 डेज के बाद कितने बॉटल्स होंगे उसके पास। तो हम इसका स्टेटमेंट बना के लिखेंगे कि पहले तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कंटेनर्स, नंबर ऑफ कंटेनर्स एडेड, ये बॉट लिखेंगे यहाँ पे, एवरी डे, एवरी डे। तो एक खरीदता है। अगर 40 डेज में देखा जाए तो यहाँ पे उसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे और एवरी डे की जगह यहाँ पे लिख देंगे 40 डेज। तो 1 इंटू 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 कंटेनर्स उसके पास हो जाएंगे। अब इसके बाद एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो 40 कंटेनर्स में कितने होंगे, तो हमें नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है। नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 कंटेनर्स। तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 इंटू 40, क्योंकि एक में 5 बॉटल्स हैं तो 40 में कितने होंगे, तो 40 का इंटू 5 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 200 बॉटल्स। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि राइट द गिवन नंबर एट द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स। ये नंबर, पहला नंबर दिया है, ये दूसरा नंबर दिया है और ये तीसरा नंबर दिया है। तो जैसे पहले नंबर में यहाँ पे 64 की पावर 3 दिया है, तो इसको हमें 3 अलग अलग तरीके से लिखना है, और वो भी प्रोडक्ट के रूप में। 2 भी प्रोडक्ट हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये 64 दिया हुआ है, तो 64 को हमें पता है कि सबसे पहले तो 64 को हम देखेंगे कि 64 जो होता है वो किस में आता है, उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे 2 की पावर 6 करते हैं तब जाकर के 64 आता है। तो ये हमें मिलेगा 2 की पावर 6। तो जब हम 2 की पावर 6 करते हैं तो हमको 64 मिलता है। अगर हमें 64 की पावर 3 निकालना है, 64 की पावर 3 निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 64 जहाँ पे लिखा है उसकी जगह हम 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर 6।
अब इसमें पावर 3 लगी है तो इसमें पावर 3 लगा देंगे। हमें पता है कि पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो हम पावर का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 6 इंटू 3 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पावर के रूप में बना लेना है। जैसे यहाँ पे 64 की पावर 3 दिया है तो 64 की पावर 3 को हम 2 की पावर 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 64 बराबर होता है 2 की पावर 6 और उसमें पावर 3 की और लगी हुई है तो 6 3 जा हो जाएगा 18। अब इनको हमें यहाँ पे 3 अलग-अलग तरीके से लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे पहले 3 डिफरेंट वेज। तो पहला तरीका यहाँ पे हम इसको 2 की पावर 18 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अ 2 या मोर देन 3 लिखा हुआ है, 2 मोर देन 2, यानी या तो 2 का प्रोडक्ट हो सकता है या 2 से अधिक का प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहला तरीका तो यहाँ पे 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9 लिख दिया। किसको हमने लिखा था? 2 की पावर 18 को, जो हमारा 2 की पावर 18 आया था। ये जैसे 64 दिया हुआ था, 64 की पावर 3 था, तो 64 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 18, और 2 की पावर 18 को हमने ऐसे लिखा कि 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, क्योंकि दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि बी नंबर में हम दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 18 था तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 कर दें इंटू 2 की पावर 6 कर दें इंटू 2 की पावर 6 कर दें, क्योंकि हम 2 से अधिक भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। 6 प्लस 6 प्लस 6 होता है 18। तीसरा इसका तरीका ऐसे है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 13। जरूरी नहीं कि हमें 3 में या 2 में लिखना है, हम 2 में भी लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा बार में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 13, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अब पावर दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और 5 होता है 18। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला कर लेते हैं तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे करना है। सेकंड नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 192 है तो 192 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। 192 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा जो वो 6 टाइम आएगा, और 3 हमारा आएगा 1 टाइम। यानी 192 का एलसीएम अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। अब इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हमारा 6 टाइम आया है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो 192 की जो वैल्यू आई है वो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 आया है। हमें वैल्यू निकालना है 192 की पावर 8 की, तो इसमें भी पावर लग जाएगा, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 की पावर हो जाएगा 8। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 6 8 जा यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पे 8 1 जा हो जाएगा 8। तो 192 की पावर 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8। अब इन्हीं को हमें 3 अलग-अलग तरीके से लिखना है। 3 अलग-अलग तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 48 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 192 की पावर 8 को हमें अलग-अलग तरीके से लिखना है। तो पहला तरीका तो यहाँ पे हो सकता है कि हम 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 8 लिख दें। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 की पावर यहाँ पे 24 है, 2 की पावर 24 है, इनको हम अलग अलग कर दें, यानी 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कर दें। तीसरा तरीका यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 24 है, 2 की पावर 24 है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 48 इंटू जो पावर हमने अलग अलग किया है उसको भी 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 24 यहाँ पे 48 होता है, 3 की पावर 8 है, वही वैल्यू आएगी। यहाँ पे 24 48 होता है, अब 4 प्लस 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 48 है और 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो 4 4 यहाँ भी 8 हो जाएगा।
तो ये 3 अलग-अलग तरीके से हमने लिख दिया। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरे नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 32 की पावर माइनस का 5 है। जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, यानी 2 की पावर अगर 5 हम निकालें तो वो 32 के बराबर होता है। पर यहाँ पे -5 पावर में लगा है, यानी 32 की पावर है माइनस का 5, तो इसके ऊपर भी पावर यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। पहले तो प्लस का 5 है और ऊपर हो जाएगा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 25, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर लगा होता है तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू की पावर माइनस का 25। अब इस 25 को हमें यहाँ पे 3 अलग-अलग तरीके से लिखना है, यानी 32 की पावर -5 को अलग-अलग हमें यहाँ पे लिखना है 3 तरीके से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा ये हो सकता है कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस का 5 लिख दें। 2 की पावर 5 यहाँ पे -2 की पावर -5 और 2 की पावर -5 लिख दें, क्योंकि जब बेस यहाँ पे सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो माइनस का 5 और सॉरी यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं माइनस का 20 और इसको हम लिख देते हैं माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐड होंगे। जब बेस यहाँ पे सेम होगा तो पावर ऐड होगा, तो -20 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 25। तीसरा तरीका यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे हम इसको माइनस का 15 कर दें और इसको हम बढ़ा दें यहाँ पे माइनस का 10 कर दें, क्योंकि -15 और -10 25 हो जाएगा। तीसरा तरीका यहाँ पे ऐसा है कि हम इसको लिख दें 2 की पावर माइनस का 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर 10 और 15 वही हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे 10 लिख दिया इंटू 2 की पावर -10 लिख दिया और 2 की पावर 5 लिख दिया माइनस में, क्योंकि पावर इनकी भी प्लस हो जाएगी, बेस सेम है। तो माइनस का 10 और माइनस का 5 हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 25। हमेशा ये याद रखना है कि 2 की पावर -25 ही आना चाहिए। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया। इसको भी ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन ईच स्टेटमेंट बिलो, यानी कि नीचे यहाँ पे 5 इस प्रकार से स्टेटमेंट होंगे। मैंने पहला और दूसरा भी लिखा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा भी इसके नीचे बाद लिखूंगा। तो लिखा है कि एक्सप्लेन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली सम टाइम ट्रू एंड नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और इसके बाद हमें बताना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हम कह दें कि अर्थ में जो सन है वो यूनिक है, यानी कि एक है, तो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। अगर यह हम कह दें कि संडे के बाद मंडे आता है, तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, क्योंकि संडे के बाद हमेशा मंडे ही आता है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली सम टाइम ट्रू। ओनली सम टाइम ट्रू का मतलब होता है कि कभी कभी सही होगा। जैसे कह दिया जाए कि कल बारिश होगी, ये कभी कभी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओनली सम टाइम ट्रू। तीसरा नंबर में कह रहा है कि नेवर ट्रू। नेवर ट्रू का मतलब क्या है कि कभी सत्य नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि जो सूरज है या सन है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। अगर कह दिया जाए सन राइजेज इन द नॉर्थ, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट में हमें बताना है कि ऑलवेज ट्रू हो सकता है कि नहीं हो सकता, या ओनली सम टाइम ट्रू है स्टेटमेंट की नहीं है, या नेवर ट्रू। इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। जो क्यूब नंबर हैं वो स्क्वायर नंबर भी हैं। तो हम एक निकाल करके देख लेते हैं। जैसे 2 की पावर हम 3 करते हैं, तो 2 की पावर 3 जो आता है वो 8 आता है। जो 8 है वो क्यूब नंबर है। पर यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इसमें यहाँ पे अगर देखते हैं कि 2 की पावर 3 है तो 8 आता है। अगर हम 3 की पावर यहाँ पे 3 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये होता है 64, और 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, पर जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा ओनली सम टाइम ट्रू, यानी कभी सत्य हो सकता है, कभी असत्य हो सकता है। जैसे पहले और दूसरे के केस में वो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, 27 भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। पर जो 64 यहाँ पे दिया हुआ है वो 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है।
तो ये ऑलवेज नहीं होगा, ये होगा सम टाइम ट्रू। तो पहले वाले का यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे सम टाइम, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं सम, ओनली सम टाइम ट्रू, ओनली सम टाइम ट्रू। यहाँ पे ओनली सम टाइम्स होगा, सम टाइम्स ट्रू। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है ओनली सम टाइम ट्रू, और फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बताना है। अब हम सॉल्व करते हैं बी नंबर। बी नंबर में देखेंगे तो फोर्थ पावर्स लिखा हुआ है और आल्सो स्क्वायर नंबर। जो फोर्थ पावर होती है वो यहाँ पे स्क्वायर नंबर होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। जो बी नंबर है वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। अब क्यों ट्रू होगा उसका स्टेटमेंट भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 4 करते हैं, तो 2 की पावर जो 4 होता है उसकी वैल्यू 16 होती है, और जो 16 होता है वो 4 की पावर 2 की भी वैल्यू वही होती है। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 की पावर 4 करते हैं, तो 3 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 81 होती है, और 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 4 करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 256, और 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर भी होता है। तो लिखा है कि फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। जो फोर्थ पावर होती है और वो स्क्वायर नंबर भी होता है, तो ये हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। अब देखेंगे तीसरा। थर्ड नंबर है कि द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में कि ऑलवेज ट्रू। थर्ड नंबर भी हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 है, जैसे कह रहा है कि फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो फिफ्थ पावर है यानी 2 की पावर 5 है, डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी कि डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर के क्यूब से। तो हो जाएगा कैसे, कि जैसे 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि अगर बेस दोनों का सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। डिवाइड हमें करना है 2 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 3 से हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 की पावर 2। सेम चीज अगर 2 की पावर 5 अगर हम निकालते हैं तो 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8। 8 1 जा 8 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये ऑलवेज ट्रू में आ जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें वो हमेशा डिवाइड होगा, चाहे हम 3 ले लें 2 की जगह, या 4 ले लें या 5 ले लें। ये हो गया यहाँ से थर्ड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पे फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, कि प्रोडक्ट ऑफ अ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। कह रहा है कि अगर दो नंबर का क्यूब हम का प्रोडक्ट निकालें, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर यहाँ पे 3 है, या 4 की पावर हम 3 ले लेते हैं, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ 2 क्यूब नंबर्स। तो ये हमने दो क्यूब नंबर ले लिए और इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कह रहा है कि क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो दोनों का जब पावर सेम होता है और बेस अलग अलग होता है, तो बेस का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 2 इंटू 4 करा देते हैं, और यहाँ पे जो कॉमन पावर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 2 इन 4 टू जा हो जाएगा 8, तो 8 की पावर 3। तो कह रहा है कि दो नंबर का यहाँ पे हम प्रोडक्ट कराते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 क्यूब नंबर्स। तो दो क्यूब नंबर हमने ले लिया, उसका हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, तो जो नंबर आया है वो भी क्यूब होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 3 आया है यहाँ पे। तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि ऑलवेज ट्रू। ये हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कोई भी हम नंबर ले लेते हैं तो वो क्यूब ही लास्ट में आएगा। इसी तरह से फिफ्थ नंबर दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर में है कि q की पावर 46, ये q बना हुआ है, q की पावर 46 इज अ बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर।
अब इसका मतलब हम देखते हैं कि क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो जाएगा नेवर ट्रू। नेवर ट्रू क्यों नेवर ट्रू होगा? तो जैसे एक यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 46 है वो 4 या 6 से डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे 46 दिया हुआ है, वो यहाँ पे 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे q की पावर 48 होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि q की पावर 4 की पावर यहाँ पे हो जाता 12, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि q की पावर यहाँ पे हो जाता 6 और यहाँ पे हो जाता 8। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि q की पावर 46 इज अ बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर, तो ये नहीं होगा। ये फोर्थ पावर भी नहीं हो सकती, ना सिक्स्थ पावर हो सकता, क्योंकि ये ना 4 का मल्टीपल है ना 6 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा नेवर ट्रू। तो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो हम लिखेंगे सिंस 46 इज नॉट डिविजिबल बाई 6 बाई 4 एंड आर 6, क्योंकि ना ये 4 से डिवाइड हो रहा ना 6 से डिवाइड हो रहा। देयरफॉर एक साथ हो गए, देयरफॉर देयर इज नो प्राइम नंबर q such that q की पावर 46 is both a perfect fourth power and a perfect यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा, परफेक्ट क्यूब सिक्स्थ पावर। ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सिंप्लीफाई, यानी इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। राइट दीज इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि हमें पावर के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 की पावर है -2 इंटू 10 की पावर है -5। इनमें दोनों में बेस सेम है, यानी कि अगर बेस सेम होता है, जैसे a की पावर m है और इंटू a की पावर n है, बेस दोनों का सेम है, अब बीच में प्रोडक्ट है, तो जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, यानी a की पावर हमें लिखना होगा m प्लस n। तो इनमें हम देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, फिर प्लस हमें करना है -5 से, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और -5 हो जाएगा -7। इस तरह से हमें ऐड करना है। सेकंड नंबर इसी प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे कि 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 4 है। यहाँ पे बेस तो दोनों का सेम है पर डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड था, तो जब डिवाइड लगा होता है बीच में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 7 है और डिवाइड हमें करना है 5 की पावर 4 से, यानी हमें यहाँ पे फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं कि a की पावर अगर m है, डिवाइड करना है हमें a की पावर n, बेस दोनों का सेम है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a की पावर m माइनस n, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर 7 माइनस 4। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इनको करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बाकी के देखते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 की पावर है -7, डिवाइड करना है हमको 9 की पावर 4 से। यहाँ भी डिवाइड था और यहाँ भी डिवाइड था, यहाँ भी दोनों के बेस सेम थे और यहाँ भी दोनों के बेस सेम थे, तो सेम फार्मूला यहीं पे लगेगा कि a की पावर अगर m है
और डिवाइड करना है a की पावर n से, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे बेस यहाँ पे 9 है, पावर में एक माइनस का 7 है, और डिवाइड की जगह हमें माइनस यूज करना है, और ये हो जाएगा 4। अब ये माइनस का 7 माइनस का 4 हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 13, सॉरी 9 की पावर माइनस का 13। ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं तो यहाँ पे सेम साइन के होंगे तो ऐड होंगे तो ये माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस 13 हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में जब पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे a की पावर m है और उसके पावर भी यहाँ पे n है, तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि m इंटू हो जाता है n। जैसे यहाँ पे दिया है फोर्थ नंबर में कि 13 की पावर माइनस का 2 है और इसके ऊपर माइनस का 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 13 माइनस का 2 इंटू माइनस का 3। तो जब माइनस का इंटू माइनस के साथ कराते हैं तो वैल्यू यहाँ पे प्लस की आएगी और 3 2 जा हो जाएगा 6, यानी इसकी वैल्यू आएगी 13 की पावर 6। अब यहाँ पे बचा फिफ्थ पार्ट, तो उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे m की पावर 5 है और इंटू n की पावर 12 है। इसके अलावा जब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और सॉरी यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m की पावर भी 9 हो जाएगा और n की पावर भी यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों की कॉमन पावर लगी है तो इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका पावर अलग होगा, इसका पावर अलग होगा। यहाँ पे m की पावर 5 है और ये m की पावर 9 है, तो इनको एक साथ लिख देंगे कि m की पावर 5 इंटू m की पावर 9। यहाँ पे n की पावर 12 है और n की पावर 9 है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे n की पावर 12 इंटू n की पावर 9। अब यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा m की पावर 5 प्लस 9। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का बेस सेम है, पावर दोनों का अलग अलग है, तो ये हो जाएगा n की पावर 12 प्लस 9। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है तो हमें ऐड करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा m की पावर 9 प्लस 5 होता है 14 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 9, इनको ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि इफ 12 की पावर यहाँ पे दिया है 12 की पावर 2 बराबर वैल्यू है 144, यानी अगर हम 12 की पावर 2 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 144 आती है। क्योंकि 12 का हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इंटू 12 और 12 का इंटू 12 के साथ कराते हैं तो 144 होता है। तो जो 12 की पावर 2 है या 12 का स्क्वायर है उसकी वैल्यू 144 होती है। तो कह रहा है कि 1.2 की पावर क्या होगी, कि 0.12 की पावर क्या होगी, 0.012 की पावर 2 है तो क्या होगा इसका वैल्यू, और 120 की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सभी की हमें वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है कि 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 का मतलब होता है कि 12 इंटू 12, और इसकी जो वैल्यू आई है 144 आया है। तो पहले नंबर इसी का हमें यूज करके बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे 1.2 लिखा हुआ है तो 1.2 की पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.2, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने यहाँ पे 1 के पीछे 0 लगाते हैं, यानी 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10 की पावर 2। पावर 2 का मतलब यहाँ पे है कि इनको अलग अलग लिखना चाहें तो हम यहाँ पे 12/10 इंटू 12/10 लिख सकते हैं। 12 का इंटू 12 के साथ कराते हैं तो ये 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का इंटू 10 के साथ कराते हैं तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा 1.44 हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमें यहाँ पे 1.2 दिया हुआ है, तो 1.2 का मतलब क्या है कि 1.2 इंटू 1.2, यहाँ पे हमने देखा 12 का इंटू 12 के साथ करते हैं तो 144 आता है, 144 आएगा। अगर हम पॉइंट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दें और 12 का इंटू 12 के साथ करते हैं तो यहाँ पे आएगा 144, पर यहाँ पे पॉइंट लगा है और यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल हमें 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट उसके आगे लगा देंगे। ये दूसरा तरीका हो गया।
तो यहाँ से पहला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा वाला यहाँ पे दिया हुआ है 0.12 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.12 इंटू 0.12। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 12 इंटू 12। तो 12 का इंटू 12 के साथ कराते हैं तो 144 आता है। पर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट लगा है, आगे जीरो लिखें या ना लिखें उससे वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हैं और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट हैं, तो टोटल 4 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास, जैसे 1 2 3 4। पर यहाँ तो हमारे पास 3 डिजिट हैं। अगर हम पीछे जीरो लगाते हैं तो इसकी वैल्यू 1440 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा ताकि वैल्यू में भी कोई फर्क ना पड़े। अब ये 4 डिजिट हो गए, एक जीरो अगर हम और लगाना चाहें तो एक जीरो हम और लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल डिजिट हो गए 4। तो 4 डिजिट काउंट करके हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड नंबर इसी प्रकार से हमें दिया हुआ है कि 0.012 की पावर 2 है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 12, और 12 इंटू 12 की जो वैल्यू होती है वो होती है 144। पर यहाँ पे क्वेश्चन में जीरो आगे लगा हुआ है, यहाँ भी जीरो लगा है, पॉइंट पॉइंट फिर यहाँ पे जीरो जीरो, यानी 0.012 का इंटू 0.012 के साथ कराना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट हैं और यहाँ भी 3 डिजिट हैं, टोटल डिजिट यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे 3 हैं। तो आगे हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 6 डिजिट काउंट करके हम वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया इसका आंसर। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि जब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो हम पॉइंट यहाँ पे 4 डिजिट के बाद लगाते हैं। जब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते हैं तो जो पॉइंट आता है वो 6 डिजिट में लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट हैं और 3 यहाँ पे, जैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो दूसरे वाले में भी 3 मिलेंगे, तो 3 टू जा हो जाएगा यहाँ पे 6। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उसका दोगुना करके पॉइंट लगा देते हैं। फोर्थ नंबर में यहाँ पे दिया है 120। 120 का स्क्वायर निकालना है। तो 120 का इंटू अगर हम यहाँ पे 120 के साथ कराते हैं तो सबसे पहले तो 12 का इंटू 12 के साथ कराते हैं तो 144 आता है। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, तो 2 जीरो और यहाँ पे बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, यानी ये 5 नंबर्स दिए हैं और बताना है कौन कौन सा नंबर यहाँ पे सेम है, उनमें हमें सर्कल करना है। जैसे पहला वाला नंबर यहाँ पे दिया है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। तो यहाँ पे जो बेस दिया है वो भी प्राइम नंबर है और यहाँ पे जो बेस दिया है वो भी प्राइम नंबर है, तो इनको आगे हम नहीं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखेंगे तो 6 लिखा है और ये तो प्राइम नंबर है, पर 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि 3 टू जा 6 होता है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पे 6 को लिख दिया 3 इंटू 2। पावर यहाँ पे 4 लगा है तो हमने यहाँ पे पावर 4 लगा दिया। फिर इसके बाद 3 की पावर 2 है तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 2 भी लिख दिया। अब इनका पावर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 एक अलग से दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि 2 की पावर 4 है, यहाँ पे दोनों को देखेंगे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर दोनों की ऐड होगी, यानी 4 और 2 हो जाएगा 6। तो ये 3 की पावर हो जाएगा 6। सबको पहले इसी तरह से हमें बना लेना है, फिर बताना है कि कौन कौन सा सेम है, उसमें हमें सर्कल कर देना है। यहाँ पे 6 की पावर 10 है तो 6 पहले प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना होगा। तो हम 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। पावर 10 का लगा है तो पावर को उसी तरह से 10 में लिख देंगे। अब पावर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। इसी तरह से नेक्स्ट है 18 की पावर 2 है तो 18 को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 होता है। जो पावर पहले से लगी हुई है उसको लगा देना है।
इंटू 6, 6 को हमें यहाँ पे लिखना होगा 2 इंटू 3। पावर यहाँ पे 2 लगा है तो पावर 2 लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इनके सबके पावर अलग अलग करेंगे, तो इनके जब पावर अलग अलग करेंगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जिनके बेस सेम है तो उनके पावर एक साथ लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से 3, यहाँ भी 3 बेस है और यहाँ भी 3 बेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। पावर दोनों को तीनों की ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। एक ये बचा हुआ है 6 की पावर 24, तो इसको भी हमें अलग अलग करना होगा 6 को, तो 2 इंटू हम पहले 3 लिखेंगे और ये पावर में 24 है तो 24 हो जाएगा। अब इनके भी अलग अलग करेंगे तो ये 2 की पावर 24 और इंटू 3 की पावर भी हो जाएगा 24। अब हमें बताना है कि कौन कौन सी वैल्यू सेम है। तो पहला तो 2 की पावर 4 3 की पावर 6 यहाँ पे आया है, 2 की पावर 4 3 की पावर 6 यहाँ भी सेकंड नंबर आया है, और इसके अलावा कोई यहाँ पे 2 की पावर 4 3 की पावर 6 इस पे भी आया है। यानी एक ये वाला सेम है, ये वाला सेम है और ये वाला सेम है। तो इसमें कह रहा है कि सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, तो हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया पहले वाले में, दूसरे वाले में और यहाँ पे चौथे वाले में। ये इनकी तीनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे पहला नंबर सॉल्व करें तो 4 की पावर जो 3 होता है, तो 4 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 64, और 3 की पावर 4 की वैल्यू देखें तो ये होती है 81। तो 3 की पावर 4 बड़ा है और 4 की पावर 3 छोटा है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। ये हो गया पहले वाले का आंसर। सेकंड नंबर में देखेंगे तो 2 की पावर 8 है और यहाँ पे 8 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 8 का हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जैसे 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है यहाँ पे, पहले हम तो 2 की पावर 5, इसको हम 2 की पावर 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 32, और 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है 8 होती है। तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 125, यानी 2 की पावर 8 की अगर हम वैल्यू निकालें तो 256 होगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 की पावर अगर हम 2 निकालते हैं तो 8 की पावर जो 2 होगा वो होगा 64। तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की पावर 8 बराबर होता है यहाँ पे 256, और 8 की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो 64 होती है। तो 2 की पावर 8 इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। ये हो गया इसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं। थर्ड वाले में यहाँ पे दिया है 100 की पावर 2 है, 100 की पावर 2, फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 100 है। 2 की पावर 100 का मतलब होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2 की पावर 4 की पावर 25। क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमें हमें पता है कि पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे 4 का इंटू 25 के साथ करेंगे तो 100 आएगा, तो हमने इसको 2 की पावर यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले तो हम 100 की पावर 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, जैसे 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 होगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यू 2 की पावर 100 का, तो 2 की पावर 100 की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, पहले 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गया, पावर यहाँ पे 25 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे होता है 16, और 16 की पावर यहाँ पे 25 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16, और 16 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 की पावर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 16 की पावर 25 है तो 16 इंटू 16 इंटू 16
या 16 इंटू 16 हम लिख सकते हैं, हम इसको 5 बार भी लिख सकते हैं कि जैसे 16 इंटू 16 हम करते हैं कि 16 इंटू 16 इंटू 16, और यहाँ पे भी इसी तरह से हम करते चले जाते हैं 25 टाइम्स, तो ये वैल्यू हमारी बहुत बड़ी आएगी। तो इनको हमें लगा करके नहीं दिखाना है, तो हमें सिर्फ ये बता देना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ कि 2 की पावर जो 100 होता है वो ग्रेटर है। तो हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे नंबर नीचे बेस से बड़ा नहीं होता है, जो नंबर बड़ा होता है तो पावर जिसकी जितनी ज्यादा होती है वही नंबर उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 2 की पावर 100 इज ग्रेटर, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 100 दिया हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1024 की पावर 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 100 की पावर 2 है तो ये 10,000 आया है। अब यहाँ पे 1024 को अगर हम 10 टाइम्स लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर आएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर जो 100 होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ अ मिल्क इन अ ईयर, यानी एक डेयरी है वो प्लान करती है कि 8.5 बिलियन पैकेट्स मिल्क के हर एक साल बनाना है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि दे वांट टू यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, और हर एक पैकेट में वो यूनिक आईडी डालना चाहते हैं। यानी यूनिक आईडी का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर डालना चाहते हैं जिससे पहचाना जा सके। फिर कह रहा है कि इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, अगर वो चूज कर रहे हैं कि हमें 0 से लेकर के 9 तक के ही डिजिट लेना है, वैसे भी जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें कितने डिजिट हो सकते हैं, कोड में कितने कोड होके डिजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 8.5 बिलियंस हैं, और यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक उसको चूज़ करना है। तो कितने डिजिट के, यहाँ पे हाउ मैनी डिजिट यानी कितने डिजिट के उसको कोड बनाने पड़ेंगे। तो जितने यहाँ पे जितने बिलियन पैकेट होंगे उतने ही डिजिट के उसको कोड प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8.5 बिलियन को, यहाँ पे 8.5 बिलियन लिखा हुआ है, इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 8.5 बिलियन को यहाँ पे फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8500, फिर यहाँ पे 30 और आगे भी 30, ये हो गया 8.5 बिलियन। इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, 8.5 बिलियन पैकेट प्रोड्यूस करना है तो उसको 8.5 बिलियन तक, जैसे हम एक पैकेट बनाना है तो उसमें हमें यूनिक कोड आईडी डालना होगा 1। जैसे हमें 2 पैकेट बनाना है तो यहाँ पे 2 डिजिट होंगे। अगर 3 पैकेट बनाना है तो 3 डिजिट का होगा। 4 पैकेट बनाना है तो 4 डिजिट का नंबर होगा। 5 डिजिट बनाना है तो 5 डिजिट का होगा। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे 8.5 बिलियन बनाना है तो जितने यहाँ पे डिजिट होंगे उतने ही नंबर का कोड बनेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो यहाँ पे बनेगा तो वो 10 नंबर का 10 डिजिट का बनेगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बस लिखेंगे कि देयरफॉर द कोड, फिर यहाँ पे हो जाएगा शुड कंटेन एट लीस्ट 10 digits to get a unique ID for each पैकेट। यानी हर एक पैकेट के लिए यहाँ पे 10 डिजिट का हमें यूनिक कोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे डिजिट होंगे, जितने पैकेट होंगे उतने ही डिजिट का हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया है कि 64 इज अ स्क्वायर नंबर 8 की पावर 2, यानी कि जो 64 है
वो एक स्क्वायर नंबर है और किसका स्क्वायर है 8 की पावर 2 का, यानी 8 की पावर 2 जो होता है वो 64 होता है। तो 64 एक स्क्वायर नंबर है एंड क्यूब नंबर 4 की पावर 3, यानी 64 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर भी है और साथ में क्यूब नंबर है। अगर पूछे किसका स्क्वायर नंबर है तो 8 की पावर 2 का, और किसका क्यूब है तो 4 की पावर 3 का। इसके अलावा कह रहा है कि आर देयर अदर नंबर्स, यानी इसी तरह के और भी क्या नंबर हो सकते हैं जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। जैसे यहाँ पे 64 किसी का स्क्वायर नंबर भी है और किसी का क्यूब नंबर भी है, तो कोई और ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर और क्यूब्स दोनों हो। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन अ जनरल, यानी उनको हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड में। नंबर 10 में यहाँ पे दिया हुआ था कि जैसे 64 है, तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 का क्यूब है। तो ऐसे हमें और नंबर बताना है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो यहाँ पे हाँ और भी नंबर है, तो यहाँ पे हम पहले तो लिख देंगे कि यस। पूछा था क्वेश्चन में कि क्या इस तरह के हैं, तो हम लिख देंगे यस। अब वहाँ पे एग्जाम्पल हम देंगे कि 729 जो है, जो 729 होता है वो 9 का क्यूब होता है। अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसका 27 का स्क्वायर कर दें तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। तो जो 729 है वो 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। इसी तरह से एक नंबर और लिखना चाहें तो यहाँ पे 4096 हम लिख सकते हैं। ये होता है 16 का क्यूब एंड, और ये 16 का क्यूब होता है और इसको हम लिखेंगे 64 का स्क्वायर, क्योंकि ये 64 का स्क्वायर होता है। तो 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से 4096 जो होता है वो 16 का क्यूब होता है और 64 का स्क्वायर होता है। तो हमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने थे, तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दे दिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इनका हमें जनरल रूल बताना था कि इसका जनरल पैटर्न क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि जैसे, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ, इसको लिखना भी है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 729 जो है वो यहाँ पे 729 जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका क्यूब, 9 का क्यूब एंड 27 का स्क्वायर। इसी तरह से 4096 जो है वो 16 का क्यूब होता है और 64 का स्क्वायर होता है। जनरल रूल हमें लिखना है, जनरल रूल्स, ये जनरल रूल हम लिखेंगे। जनरल रूल में यहाँ पे आप लिखेंगे कि द सिक्स्थ पावर ऑफ एनी नंबर इज बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 6 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये तो 1 आएगा। 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो जो 2 की पावर 6 होते हैं वो 64 होता है, और 64 जो है यहाँ पे 4 का क्यूब होता है और इसके अलावा 8 का स्क्वायर होता है। 3 की पावर अगर हम 6 लिखते हैं तो 3 की पावर जो 6 होता है यहाँ पे ये होता है 729, और 729 जो होता है यहाँ पे कि ये 9 का क्यूब होता है और यहाँ पे 27 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम किसी भी नंबर के पावर 6 करेंगे तो वो स्क्वायर नंबर का भी होता है और क्यूब नंबर भी होता है। क्यूब नंबर का भी स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर नंबर 4 की पावर की ये क्यूब है तो 4 की पावर 3 करते हैं तो 64 आता है, 8 की पावर 2 करते हैं तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द सिक्स्थ पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम सिक्स्थ पावर निकालते हैं तो स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 की पावर 6 निकाला तो जो नंबर आया वो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है। इसी तरह 3 की पावर 6 हमने यहाँ पे लिया तो ये नंबर जो आया है वो क्यूब भी है और स्क्वायर है, यानी दोनों मिलेंगे। तो ये हो गया इसका जनरल रूल। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, यानी एक डिजिटल लॉकर है और उसमें अल्फा न्यूमेरिक पड़े हुए हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं कि ABCD भी होंगे, अल्फाबेट भी होंगे, साथ में नंबर भी होंगे। तो एक डिजिटल लॉकर है जिसमें से अल्फा न्यूमेरिक पास कोड पड़ा हुआ है।
और उसका जो लेंथ है वो 5 है। 5 लेंथ का मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे G लिखा है, 8 लिखा है, फिर 9 है, फिर P है, फिर 0 है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 डिजिट का एक पास कोड पड़ा हुआ है हर एक डिजिटल लॉकर में। यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया भी है, सम एग्जांपल्स कोड आर, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यानी ये तो नंबर भी हो सकते हैं, या तो यहाँ पे अल्फाबेट हो सकते हैं, या अल्फाबेट और नंबर तीनों दोनों हो सकते हैं। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो इस तरह के कितने कोड पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताना क्या है कि जिनकी लेंथ कितनी है 5, यानी हम देखेंगे तो सभी में 5 डिजिट होंगे, जैसे G8 9 P और 0। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे या तो नंबर भी हो सकते हैं, या तो पूरा यहाँ पे अल्फाबेट हो सकता है, या अल्फाबेट और नंबर का ग्रुप हो सकता है, और हमें बनाना है 5 डिजिट का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो लेंथ है यहाँ पे पासकोड का वो कितना है। तो लेंथ ऑफ अ पासकोड, जो पासकोड का लेंथ है वो 5 है, क्योंकि 5 डिजिट तक हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। टोटल चॉइस ऑफ अल्फाबेट, हम देखते हैं कि अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, और जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 9 होते हैं। यानी 0 भी इंक्लूड होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10, सॉरी 10 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे टोटल डिजिट इसमें नंबर में कितने मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल डिजिट यहाँ पे नंबर पे 10 होते हैं, और अल्फाबेट में यहाँ पे 26 होता है। तो हमें स्टेटमेंट बना करके लिखना होगा कि टोटल चॉइस ऑफ अल्फाबेट एंड लेटर्स, या अल्फाबेट एंड नंबर्स फॉर ईच स्लॉट। तो अल्फाबेट में हम देखेंगे तो 26 नंबर लेटर होते हैं, और नंबर में देखेंगे तो 10 होगा। तो 26 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 36। अब यहाँ पे 5 डिजिट का हमें बनाना है, 5 डिजिट यूज करना है। तो टोटल कितने पास कोड बनेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पास कोड। जनरली हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पावर वाला, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे लिखना होगा कि 36 की पावर 5 लिख देंगे। 36 की पावर 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इनको 5 प्रकार से बनाना है, मतलब 5 डिजिट का बनाना है। तो जितने भी यहाँ पे लेटर और टोटल लेटर हम यहाँ पे देखेंगे तो 36 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 की पावर हो जाएगा 5, क्योंकि हर एक यहाँ पे पास कोड में 5 डिजिट होगा। तो ये 36 की पावर हो जाएगा 5। यस, हाँ 36 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 26 और 10 किया था, तो यहाँ पे 36 आएगा। तो 36 की पावर हो जाएगा इसका आंसर 10, 5, क्योंकि 5 डिजिट का है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ अ शीप, शीप का मतलब होता है भेड़, जैसे यहाँ पे 2024 में लगभग 10 की पावर 9 था। दैट ऑफ अ गोड्स इज आल्सो अबाउट द सेम, और यही गोड की वैल्यू भी थी, यानी गोड का जो पॉपुलेशन था सेम था। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ शिप एंड गोट, या तो हमें बताना है कि शिप और गोट की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे यहाँ पे शिप की दिया हुआ है 10 की पावर 9, तो 10 की पावर ये हो जाएगा 9। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 9 दिया हुआ है शिप की, और इसी तरह से यहाँ पे गोट की भी यहाँ पे दिया हुआ है 10 की पावर 9। हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर 9 है, और ये भी 10 की पावर 9 है। तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 हमें 2 मिल गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर 9। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया। तो पहले तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया। तो इसमें देखेंगे तो एक ये ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा है वो ये है। तो इसका जो आंसर होगा हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा सही है। तो एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 दिया हुआ है कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमें कैलकुलेट करके साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ अ क्लॉथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ पीसेज ऑफ अ क्लॉथिंग। जैसे यहाँ पे क्या है कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है या पर्सन है, लोग हैं, हर एक व्यक्ति के पास 30 पीसेज ऑफ क्लॉथिंग है, यानी हर एक व्यक्ति के पास 30 क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड जितनी भी पॉपुलेशन है तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो कितने क्लॉथ हो सकते हैं, इनको हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। सेकंड नंबर भी कि देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में यहाँ पे 100 मिलियन बीज कॉलोनी है। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। तो यानी अगर हर एक कॉलोनी में 50,000 बीज हैं तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बीज बताना है कि नंबर ऑफ बीज कितने होंगे। तो इसको भी हम बोर्ड में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 13 नंबर में पहला पॉइंट दिया है कि इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ अ क्लॉथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ पीसेज ऑफ अ क्लॉथिंग। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ क्लॉथिंग कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड लगभग कितनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, या हम यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन लिखेंगे, एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन और जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है तो लगभग 8 बिलियन के आसपास है। तो 8 बिलियन, 8 बिलियन का मतलब होता है यहाँ पे कि 8 के पीछे यहाँ पे 9 जीरो होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि 8 के पीछे यहाँ पे बिलियन में 9 जीरो होंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे हमें पता है कि एक व्यक्ति जो है वो 30 पीसेस क्लॉथ हैं। तो यहाँ पे इतने सारे पर्सन हैं तो उनके पास कितने क्लॉथ्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ पीसेज, नंबर ऑफ पीसेज नंबर ऑफ पीसेज यहाँ पे हो जाएगा ऑफ क्लॉथिंग ईच पर्सन, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 पीस। टोटल हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथिंग तो 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 30 इंटू जितने यहाँ पे पॉपुलेशन है तो 8 इंटू 10 की पावर 9 है। तो 30 का इंटू 8 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 240 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2.4 लिख सकते हैं, 2.40। अब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट कहीं नहीं था, तो हम बेसिकली पॉइंट यहाँ पे समझते हैं कि पीछे पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट को हम जितने डिजिट आगे ले जाएंगे उतना यहाँ पे जो पावर होगा वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 2, जैसे ये पॉइंट को हमने यहाँ पे लगा दिया यानी 2 डिजिट आगे ले गए तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 की पावर 9 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2.40 को यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, और ये हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा 11, यानी 10 की पावर 11। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है कि देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में 100 मिलियन बी कॉलोनीज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज, यानी पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन
यहाँ पे कॉलोनीज हैं और हर एक कॉलोनी में यहाँ पे 50,000 बीज हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बीज बताना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 का इंटू इसके साथ करा देंगे तो उतने मिलियन हो जाएंगे। तो हमें स्टेटमेंट बना करके लिखना होगा, यानी नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन को हम फिगर में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 की पावर 8, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ बीज यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बी इन ईच कॉलोनीज, तो यहाँ पे होगा 50,000। 50,000 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है तो हमने यहाँ पे जीरो को हटा करके 10 की पावर 4 लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हनी बीज बताना है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हनी बीज। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 5 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 10 की पावर 8। 1 का इंटू 5 के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 10 है और यहाँ भी 10 है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो ये पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 और 4 12, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में दिया है कि द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल, यानी ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल हैं। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी पुरुष हैं या व्यक्ति हैं उनमें से बताना कि नंबर ऑफ यहाँ पे बैक्टीरियल सेल कितने होंगे। एक बॉडी में इतने हैं तो हमें पता है कि 8 बिलियन के आसपास अगर पॉपुलेशन होगी तो वहां पे हमें 8 बिलियन से मल्टीप्लाई करा देना है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे बैक्टीरियल सेल पता चल जाएगा। तो स्टेटमेंट बना करके लिखेंगे कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, यानी कि लगभग 8 बिलियन के आसपास है। 8 बिलियन को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 8 इंटू 10 की पावर 9, ये 8 बिलियन हो गया। और इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, इन ह्यूमन बॉडी कितने हैं, तो यहाँ पे ट्रिलियन में दिया हुआ है तो हम इसको ट्रिलियन में लिख सकते हैं। 38 ट्रिलियन है तो 38 ट्रिलियन को हम लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 की पावर 13, ये ट्रिलियन होता है। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ यहाँ पे टोटल बैक्टीरियल सेल बताना है, टोटल बैक्टीरियल सेल इन, अब यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन का हमें बताना है, यानी पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का, इन द वर्ल्ड। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3.8 इंटू 10 की पावर 13 और मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10 की पावर 9, इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30.4। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 13 और 9 हो जाएगा 10 की पावर 22। इस पॉइंट को 1 डिजिट आगे ले जाएंगे तो ये पावर 1 और बढ़ जाएगा, यानी 3.04 हम लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 23, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो थर्ड पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में दिया है कि टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन अ सेकेंड। यहाँ पे बताना है कि टोटल टाइम स्पेंट है ईटिंग इन अ लाइफ टाइम में, इसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है कि टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन अ सेकेंड। जैसे एक व्यक्ति है तो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने सेकंड खाना खाता है, उसका हमें समय बताना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि एवरेज लाइफ स्पैन। तो अगर हम ये मान करके चलें कि कोई व्यक्ति है वो 80 ईयर्स तक जीवित रहता है, तो हमने ये मान लिया कि 80 ईयर्स तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। 80 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 365 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 80 ईयर्स हमने मान लिया कि 80 ईयर्स तक वो जीवित रहता है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डे में कन्वर्ट करेंगे, तो वन ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब 365 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 29200 आ जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा हम यहाँ पे ये मान करके चलेंगे कि जो व्यक्ति होता है वो एक दिन में लगभग 2 घंटा खाना खाता है, या हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 100 सेकंड खाना खा लेता है। हमने यहाँ पे एक दिन में एवरेज मान लिया कि 100 सेकंड वो खाना खाने में लगाता है, या कुछ भी हमने यहाँ पे मान लिया। 100 सेकंड नहीं मानेंगे क्योंकि 100 सेकंड बहुत कम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ या टोटल ईटिंग टाइम, टोटल ईटिंग टाइम, टोटल ईटिंग टाइम हमें निकालना है। तो टोटल ईटिंग टाइम हमने ये निकाल लिया कि इसमें उसको 5000 सेकंड लग जाता है, या 6000 सेकंड लग जाता है। 6000 सेकंड लग जाता है एक दिन में खाना खाने में। इसको हमने यहाँ पे माना है, जैसे यहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन हमने माना है 80 ईयर, तो हमने ये मान लिया कि एक दिन में उसको 6000 सेकंड लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे डे लिखना है, पर डे, टाइम पर डे। तो 6000 सेकंड हमने मान लिया। ये 6000 सेकंड लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास होता है। तो पूरे लाइफ टाइम में उसको कितने सेकंड लगे, तो हमें यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा कि टोटल सेकंड्स स्पेंट ईटिंग इन लाइफ टाइम, या लाइफ टाइम लिख देते हैं, लाइफ टाइम। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराना होगा, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में इतने सेकंड होता है और इतने दिन होते हैं, और एक दिन में उसको इतना सेकंड लगता है। तो 29200 अब मल्टीप्लाई कराएंगे 6000 से। और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जीरो और 3 जीरो, तो 5 जीरो तो पहले से हो जाएंगे। अब हमें 6 का मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ। 6 2 जा 12 होता है, 1 कैरी, 6 9 जा 54, 155, फिर यहाँ पे 5 कैरी, फिर 6 2 जा यहाँ पे 12, 12 और 5 ऐड करेंगे तो 175 सेकेंड्स। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि व्हाट वाज द डेट 1 अरब या 1 बिलियन सेकंड्स एगो, यानी कि 1 बिलियन सेकंड एगो डेट क्या रही होगी। तो जब हम ये जो बुक पब्लिश हुई है उस समय से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1 बिलियन में कितना होता है, 1 बिलियन में कितने सेकंड होते हैं, ये 1 अरब में। तो 1 बिलियन, 1 बिलियन में यहाँ पे सेकंड जो होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिलियन में हमें चेंज करना है, तो फिगर इसको बिलियन में चेंज करेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर यहाँ पे 9, 1 की पावर यहाँ पे 9, ये बिलियन में हम लिखते हैं। यानी इस फिगर को 1 बिलियन को हम कहते हैं 1 इंटू 10 की पावर 9, इसको हम कहते हैं 1 बिलियन। अब इसमें हमें चेंज करना है डेट में। ये तो सेकंड है, ये सेकंड है, 1 बिलियन सेकंड लिखे हुए हैं, इसको हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हम इस फिगर को चेंज करेंगे, इसको अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें तो इसको हमें चेंज करना है यहाँ पे डे में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
कि जैसे यहाँ पे दिया है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेकंड्स हैं। तो सेकंड में अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। मिनट से फिर पहले हम सेकंड से मिनट में जाएंगे, मिनट से फिर आर में जाएंगे, आर से फिर हम यहाँ पे डे में जाएंगे और डे से फिर यहाँ पे ईयर में भी जाएंगे। इस तरह से अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम ईयर तक नहीं जाएंगे, पहले हमें सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब मिनट से हमें आर में जाना है, तब हम यहाँ पे 60 एक और लेंगे। फिर यहाँ पे आर से हमें डे में जाना है तो यहाँ पे 24, और यहाँ पे डे से हम ईयर में जाएंगे तो 1 ईयर में 365 होता है, तो 365 से डिवाइड करना होगा। यानी 1 सेकंड में 1 सेकंड 1 सेकंड में 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 ये होता है। तो इससे हमें डिवाइड करना होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 1 डेज में 24, 1 डे में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 1 ईयर में इतनी वैल्यू होती है, तो 1 ईयर का हम निकाल रहे हैं, यानी इससे हमें डिवाइड करना होगा। तो इसका जब फिगर इट आउट लगभग हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 31.71 ईयर्स, ये इतना आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि 31.71 ईयर्स। तो 31 यहाँ पे देखेंगे, 31 क्या है, फुल ईयर है, 31 फुल ईयर है। और इसके अलावा जो 0.71 ईयर्स दिए हुए हैं तो ये डेज में होंगे, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा एंड। जो 0.71 होगा, 0.71 इंटू हमें करना होगा यहाँ पे 24 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 365 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 259। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 259 डेज आ जाएगा। इस तरह से अगर हम ये मान करके चलें कि जब ये बुक पब्लिश हुई थी, यानी कि टुडे हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो नई बुक यहाँ पे पब्लिश हुई थी, नेट में आई थी, वो 28 जुलाई 2025 है। तो इससे 31 ईयर और 259 डेज पहले कौन सा समय था, तो हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो गोइंग बैक 259 डेज, यानी पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 28 जुलाई 2025 है तो 2025 में 31 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले का हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 31 ईयर्स, इसमें 28 जुलाई, यहाँ पे 28 जुलाई आएगा 1994। जब हम इसमें 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 1994 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 259 डेज हैं उनको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गोइंग बैक 259 डेज, यानी 259 डेज और पीछे जाएंगे तो ये जो डेट हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 11 नवंबर। यानी इसमें से 259 डेज और कम करेंगे तो 11 नवंबर 1993 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चाहे तो एक स्टेटमेंट और लिख दें यहाँ पे नीचे कि सो 1 बिलियन सेकेंड्स एगो was 11 नवंबर 1993। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।